नमस्कार। भारत हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगर देखें तो 2014 से जीडीपी लगभग 2 गुनी होकर $4.3 ट्रिलियन हो गई है। जाहिर है इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए एनर्जी ऊर्जा बहुत अहम है। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है भारत की ऊर्जा क्रांति, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक दूरदर्शिता। तो आज हम इसी लेख के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को कैसे संभाल रहा है और आगे का क्या प्लान है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी देश हो, ऊर्जा के मामले में हमेशा 3 चीजें देखनी होती हैं। क्या वो उपलब्ध है, क्या लोग उसे खरीद सकते हैं, मतलब अफोर्डेबिलिटी, और क्या वो पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ है, सस्टेनेबल। इसी को एनर्जी ट्रिलेमा कहते हैं, है ना? हाँ, एनर्जी ट्रिलेमा। तो ये लेख बताता है कि भारत सरकार ने इसी को साधने के लिए एक कह सकते हैं 4 पिलर्स वाली रणनीति अपनाई है। एक तो अपने ऊर्जा स्रोत बढ़ाना, मतलब डाइवर्सिफाई करना। दूसरा, देश में ही ज्यादा उत्पादन करना। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना। और चौथा, ये पक्का करना कि ऊर्जा महंगी ना हो, आम आदमी की पहुंच में रहे। अच्छा, तो घरेलू उत्पादन बढ़ाने से शुरू करते हैं। तेल और गैस की खोज की बात हो रही है इसमें। लेख में लिखा है कि 2021 से 25 के बीच खोज का दायरा लगभग डबल हो गया। बिल्कुल। 8% से 16%। हाँ। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और लक्ष्य तो 2030 तक 10 लाख वर्ग किलोमीटर का है। हाँ, और इसके पीछे सोच साफ है कि भाई हमें बाहर से कम मंगाना पड़े, आत्मनिर्भर बने। इसको मुमकिन बनाने के लिए कुछ बड़े सुधार भी हुए हैं। जैसे वो नो-गो जोन थे ना, जहां पहले खोज नहीं कर सकते थे, हाँ, उनको लगभग 99% तक कम कर दिया गया है। और गैस की कीमतों के लिए भी नई पॉलिसी आई है ताकि कंपनियां यहां उत्पादन बढ़ाने में इंटरेस्ट लें। अच्छा। और इसका असर दिख भी रहा है। पिछले 4 सालों में ही ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ने मिलकर कोई 25 से ज्यादा नई खोजें की हैं। अरे वाह। हाँ, जैसे वेस्ट कोस्ट पर सूर्यमणि और वज्रमणि। और ओएनजीसी का बीपी के साथ मिलकर मुंबई हाई में प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान भी है। लेकिन उत्पादन बढ़ाना एक बात है, उसे लोगों तक पहुंचाना दूसरी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? लेख में कुछ 24,000 किलोमीटर लंबी प्रोडक्ट पाइपलाइन और करीब 96,000 पेट्रोल पंप का जिक्र है। बिल्कुल। और वो जो घरों में गैस पहुंचती है, सिटी गैस नेटवर्क, वो तो कमाल ही बढ़ गया है। 2014 में सिर्फ 55 शहर थे, अब 2025 में 307। हाँ, ये एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। आप सोचिए, पीएनजी कनेक्शन, जो पाइप वाली गैस होती है रसोई में, हाँ, वो 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए। और सीएनजी स्टेशन भी, गाड़ियों वाले, वो भी 7,500 से ज्यादा हैं। मतलब साफ है कि अब ज्यादा लोगों तक, दूर दराज के राज्यों में भी सस्ती और थोड़ी साफ सुथरी गैस पहुंच रही है। सही बात है। अच्छा, इसमें ग्रीन स्ट्रैटेजी मतलब पर्यावरण वाली ऊर्जा का क्या रोल है? इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात तो बहुत चल रही है। लेख में आंकड़ा है कि 2013 में सिर्फ 1.5% ब्लेंडिंग थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 20% हो गई है। ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, और इसके 2 बड़े फायदे हुए हैं जो लेख में बताए गए हैं। एक तो अपना इंपोर्ट बिल कम हुआ, मतलब कच्चा तेल कम मंगाना पड़ा, करीब 1,26,00,000 करोड़ रुपए बचे। अच्छा। और दूसरा, किसानों को फायदा हुआ, गन्ना वगैरह का अच्छा पैसा मिला, करीब 1 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ है किसानों को। तो ये बायोफ्यूल वाला एंगल काफी अहम है। इथेनॉल के अलावा एक सतत पहल भी है। सतत? हाँ, सुना है। हाँ, इसमें क्या है कि खेती या शहर के कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बनाते हैं। इसके 100 से ज्यादा प्लांट लग भी चुके हैं और लक्ष्य है कि 2028 तक गाड़ियों के फ्यूल में 5% सीबीजी मिक्स हो। और भविष्य के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जोर है। आईओसीएल, बीपीसीएल जैसी कंपनियां इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। गैस की बात करें तो पाइपलाइन नेटवर्क भी तो बढ़ रहा है ना? लेख में था 25,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। हाँ, बिल्कुल, 25,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है और 2030 तक का टारगेट है 33,000 किलोमीटर का। और अपना घरेलू गैस उत्पादन भी बढ़ा है। जरूर। 2020-21 में ये करीब 28.7 बीसीएम था, बिलियन क्यूबिक मीटर, और 23-24 में बढ़कर 36.4 बीसीएम हो गया। देखिए, ये सब बिना पॉलिसी सुधारों के नहीं हो सकता था। जैसे वो नया ऑयल फील्ड्स एक्ट आया है ना 2024 का। हाँ। वो कंपनियों को इजाजत देता है कि जहां वो तेल गैस निकाल रहे हैं, वहीं पर वो चाहे तो विंड या सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं। मतलब एक ही जगह दोनों काम। अच्छा। ये तो बढ़िया है। और एक और चीज है, पीएम गति शक्ति। ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग आसान हो जाती है,
मंजूरियां जल्दी मिलती हैं, तालमेल बेहतर होता है। तो इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। चुनाए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए मतलब ऊर्जा की अफोर्डेबिलिटी, लेख में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र है, एलपीजी सिलेंडर वाली योजना। हाँ। उसमें बताया है कि जब दुनिया भर में एलपीजी के दाम करीब 58% बढ़े, तब भी जो लाभार्थी थे उन्हें सब्सिडी की वजह से सिलेंडर लगभग 553 रुपए का पड़ रहा था। हाँ, अफोर्डेबिलिटी मतलब सामर्थ्य, वो ट्रिलेमा का तीसरा कोना बहुत जरूरी है। उज्ज्वला योजना एक उदाहरण है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी घटाई थी बीच में, ताकि कीमतें काबू में रहें। तो ये दिखाता है कि ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ वो सस्ती भी रहे, ये भी एक प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये लेख भारत के ऊर्जा सेक्टर की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें एक आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश है और एक सोची समझी लंबी रणनीति नजर आती है। ऊर्जा को सिर्फ एक चीज की तरह नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास से जुड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। लेख का निचोड़ यही है कि एनर्जी सिक्योरिटी ही डेवलपमेंट सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक जरूर है। भारत एक तरफ तो अपने कोयला, तेल, गैस जैसे फॉसिल फ्यूल का उत्पादन बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ रिन्यूएबल्स यानी सौर और पवन ऊर्जा पर भी जोर दे रहा है। तो भविष्य में इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? विकास की जरूरतें भी पूरी हों और पर्यावरण की चिंताई भी, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी जिस पर आगे नजर रखनी होगी। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है।